भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित हो गया। बिल के पक्ष में 454 मत पड़े, जबकि 2 सांसदों ने विरोध में वोट दिया। हालांकि जैसा जगह जगह कहा गया है कि कानून 2029 तक लागू हो सकेगा। पहले जनगणना कराई जाएगी, फिर परिसीमन और फिर सीटें निर्धारित हो पाएंगी। लोकसभा में 8 घंटे बहस चली। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों ने कहा कि बिल तुरंत लागू होना चाहिए और ओबीसी महिलाओं के लिए कोटे का प्रावधान किया जाना चाहिए, जो मोदी सरकार कर सकती थी, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि किया नहीं। पूछा जा रहा है कि क्या ओबीसी वर्ग से आने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ओबीसी महिलाओं को आगे लाने की नीयत नहीं रखते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने भी कहा है कि महिला आरक्षण के बिल में SC/ST के साथ ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए था। उमा भारती ने कहा है कि इस बात की कसक है कि ये बिल बिना ओबीसी आरक्षण के लाया गया, क्योंकि अगर हमने ओबीसी महिलाओं की भागीदारी नहीं की तो जो समाज हमेशा से हम पर भरोसा करते आया है, उसका भरोसा टूट जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सवाल ये कि क्या ये डिज़ाइन नहीं किया गया है कि बॉल जो है वो आगे बढ़ सके। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए सीटें पहले से ही आरक्षित हैं। नए विधेयक के अनुसार इन आरक्षित सीटों में से 1/3 सीट अब महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इस समय लोकसभा की 131 सीटें SC/ST के लिए आरक्षित है। महिला आरक्षण विधेयक के कानून बन जाने के बाद इनमें से 43 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी और इन 43 सीटों को सदन में महिलाओं के लिए आरक्षित कुल सीटों के एक हिस्से के रूप में गिना जाएगा। मतलब ये हुआ कि महिलाओं के लिए आरक्षित 181 सीटों में से 138 ऐसी होंगी जिन पर किसी भी जाति की महिला को उम्मीदवार बनाया जा सकेगा, यानी कि इन सीटों पर उम्मीदवार पुरुष नहीं होगा, लेकिन किसी भी जाति की महिला होगी। ये गणना लोकसभा में सीटों की वर्तमान संख्या पर हुई है। परिसीमन अगर होता है तो इसमें बदलाव आने की संभावना है। 17वीं लोकसभा में 82 महिलाएं हैं। उनका प्रतिनिधित्व करीब 15% है। देश के 19 राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है, जबकि संयुक्त राष्ट्र कहता है कि दुनिया भर की संसदों में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 26.5% होना चाहिए। इसीलिए भारतीय समाज की जो स्थिति है, ओबीसी महिलाओं की जो स्थिति है, इसे लेकर हमारे कुछ प्रश्न हैं जो कि हम आज स्ट्रेट टॉक में दर्शकों के सामने जरूर रखना चाहेंगे। सवाल है कि क्या महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा हकीकत बन सकता है, क्योंकि बार बार दुहाई दी जाती है संविधान संशोधन की। इंडिया गठबंधन को पार्टी स्तर पर महिला ओबीसी आरक्षण से कौन रोक रहा है, ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि अगर आप दुहाई देते हैं ओबीसी आरक्षण की, तो आपको अपने पार्टी स्तर पर इस आरक्षण से कौन रोक रहा है। क्या ओबीसी वर्ग को सिर्फ चुनावी मोहरे की तरह ही इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया हो। इन तमाम सवालों को समझेंगे। बेहद ही विशिष्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए दर्शकों से उनका परिचय कराते हैं। स्ट्रेट टॉक में स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता है मृणाल पंत जी। मृणाल जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं मुकुल त्रिपाठी। मुकुल जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेट टॉक में। और पॉलिटिकल एनालिस्ट नीलम चौधरी हमारे साथ बनी हुई है। नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेट टॉक में। और शुरुआत में मृणाल जी आपसे ही करना चाहूँगी, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि बॉल आगे करने की नियत ही नहीं है, और जो जानकार हैं इस मामले के कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं, स्टेटमेंट्स अलग अलग जगहों पर दी गई हैं कि बीजेपी जो कोशिश कर रही थी कि महिलाओं के वोट को आकर्षित किया जाए, ये बॉल वापस उन्हीं के खेमे में पहुंच गई है। आपका क्या कहना है? मध्य प्रदेश में ओबीसी की जो पॉलिटिक्स है बहुत ही चरम पर है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव बिल्कुल सर पर है। मृणाल जी। निश्चित तौर पर इससे महिलाओं को मिलने वाला नहीं है। पहले तो ये कहकर बात आगे बढ़ा दी गई कि नया डिलिमिटेशन होगा, नया सेंसस होगा, उसके बाद कब अधिकार मिलेगा, इसकी तारीख तय। 2029 तक प्रोजेक्टेड, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 2029 तक भी के यथार्थ ले पाएगा और महिलाओं को अधिकार मिल पाएगा। बहुत ही अनिश्चित है। वास्तव में 33% महिलाएं अब असेंबली में और पार्लियामेंट में जाएंगी, ये आज की स्थिति में जिस देश के मार्फत कहना असंभव। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, और देखा जाए तो के मामले में मध्य प्रदेश की बात है, महिलाएं पहले तो वंचित वर्गों से, दूसरा वंचित वर्गों में भी तो सबसे वंचित तबका है वो महिलाओं का।
से हम इस तरह से समझने की कोशिश करें कि एससी और एसटी में भी महिलाएं हैं जी तो एससी के पुरुषों की तुलना में कम अधिकार, परिवार के निर्णय में, समाज के निर्णय में उनकी भागीदारी कम है। और यही स्थिति कमोबेश ओबीसी में भी है। ओबीसी में तो महिलाओं की स्थिति एससी और एसटी में तो सिर्फ महिलाओं का सीट है, लेकिन ओबीसी और एसटी ये दो वर्ग ऐसे हैं जहां महिलाओं का से पारिवारिक और सामाजिक न्यूनता। तो जब ये महिलाओं को आरक्षण देने की नई परिस्थिति सामने आई, इसलिए संविधान में भी संशोधन की नई परिस्थिति और नई मांग सामने आई है। नई परिस्थिति के अनुरूप मांग है। ये मांग इसलिए नहीं है कि संविधान में इस बात का प्रावधान नहीं है कि ओबीसी का आरक्षण नहीं, क्योंकि नई परिस्थिति है इसलिए नई मांग है। और अगर ये पावर चाहते, राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि डेमोक्रेसी क्या था, एम्पावर्ड पॉपुलेशन को एम्पावर करता, और इसलिए ये मांग जायज है। जी बिल्कुल जायज़ मांग है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि पार्टी स्तर पर इस नियम को लागू करने से आखिर विभिन्न दलों को कौन रोक रहा है, क्योंकि सभी दल जो ज़्यादातर इंडिया गठबंधन में भी शामिल हैं वो कहीं ना कहीं ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीलम मैं आपके पास आना चाहूँगी। इस स्वरूप में जो लोकसभा से ये बिल पारित हुआ है, क्या लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की तरफ से झुनझुना है, और अगर ये लागू कर दिया जाता है 2029 तक भी, तो ओबीसी का जो सवाल बना हुआ है, और ये जो सवाल है इस पूरे समय में ये किसके फायदे में जाता हुआ दिख रहा है, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन? क्योंकि इस बीच में आम चुनाव भी होने वाले हैं लोकसभा के। जी नेहा, देखिए जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है ये करीबन 93 से 6-7 बार पार्लियामेंट हाउस में आ चुके हैं, और फिर कभी पास होता है तो दूसरे हाउस में पास नहीं होता। तो एटलीस्ट इस बार इतना तो जरूर हुआ है कि लोकसभा में भी काफी सर्वसम्मति से, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कंसेंसस से पास हुआ, और राज्यसभा में डिबेट चल रही है तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे पास हो जाएगा, और उसके बाद राज्यों को जाएगा। मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट जो टेक्सचुअल फॉर्म में जो हमारा बिल है उसको पास होने में कोई दिक्कत आएगी। ये तो ये बिल बन गया, आपकी अमेंडमेंट हो सकती है ये कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी पॉसिबल है वहां तक तो। लेकिन इसकी जब तक किसी बिल की एप्लीकेबिलिटी वो एक यूजलेस चीज, आपने जो है अनस्पेसिफाइड डेट का एक आपने इशू करता और पता नहीं वो वालिया हो जाए, तो आपके हाथ में तो सिर्फ आपके पास एक ये जो बातें हैं कि अभी आपने क्या दिया है, क्या ये एनडीए के अगेंस्ट जाएगा, मोदी सरकार के अगेंस्ट जा सकता है? अगर मैं विधानसभा की चुनाव की भी बात करूं और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की भी बात करूं, क्या ये अगेंस्ट जा सकता है कि सिर्फ झुनझुना दिखाया गया या फिर जुमलेबाजी कर दी गई? जी देखिए, इसी के जो ये वीक पॉइंट्स है ये अपोजिशन इंडिया ग्रुप ने बहुत अच्छे से मेंशन किए। इवन सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने और मोइरा मित्रा ने, उन्होंने ये बहुत स्पेसिफिकली कहा कि कोई डेट तो स्पेसिफाई करते कि अभी 2029 में होगा या उसके बाद होगा। तो पहली बात तो जो उसकी फर्स्ट कंडीशन है कि सेंसस होगा, सेंसस की डेट नहीं पता, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन कितने साल के बाद होगा, कितना प्रोसेस होगा वो भी हमें अभी नहीं पता। तो उसके बाद लागू होगा, पता नहीं उस समय किसकी सरकार आएगी। फर्स्ट थिंग ये है कि कोई डेट स्पेसिफाई नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी दूर दूर तक नजर नहीं आती। दूसरा, आप देखिए इस वक्त महिलाओं की ओबीसी का जो रिजर्वेशन का है, इंडिया ग्रुप ने क्या चीज मेन डिमांड रखी हुई है इलेक्शन के लिए, कास्ट होना चाहिए, कास्ट बेस्ड। उसी से हमें पता चला कि भी सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं, और उसका कहीं कोई नहीं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जब ये सवाल सदन में उठाया जाता है इंडिया गठबंधन के सांसदों की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये जो ओबीसी का मुद्दा है बहुत ही प्रबल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्या हलचल है, महिला विधेयक पास तो हो रहा है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से भी हो जाएगा, लेकिन ओबीसी को अगर हक नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा, या फिर इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो सीधे सीधे एक नकारात्मक संदेश है ओबीसी समुदाय के लिए। जी एक्चुअली गुगली फेंकना चाह रहे थे, खुद ही बोल्ड हो गए। बेसिकली आपसे अगर एक सीधे शब्दों में कहें तो ये जो सोचा गया था कि किस तरह से इसको हम लोग लागू करेंगे और इसका हम पूरा वाहवाही और सारा बटोर लेंगे। आप सिर्फ कितना सोचिए कि जब सदन लोकसभा में मोदी जी अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था ये भगवान को लेके कहा कि भगवान ने मुझे ये सौभाग्य दिया है जी। तो ये भगवान ने सौभाग्य दिया है। दूसरा सबसे बड़ी चीज, इस बिल का नाम बदल के नारी शक्ति वंदन करना, ये शायद पहला विधेयक होगा जो जिसका नाम इस तरह का होगा। मेरी जानकारी में तो अभी तक जितना मेरा 26-27 साल का अनुभव है
मुझे तो नहीं लगा कोई विधेयक ऐसा रहा जिसमें इस तरह के नामों का प्रयोग किया गया हो, नारी शक्ति बंधन विधेयक। तो कुल मिला के बीजेपी ने इसको, जो कहते हैं हम लोग की पुरानी बोतल में नई शराब डालने की कोशिश की है, ये बोतल किसी और की थी, इन्होंने इसको थोड़ा सा स्वरूप बदल के डालने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप यहाँ की बात करें तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलकों में ये एक मैसेज है कि कांग्रेस जब इसको, जैसे ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, इन सब में आपको पहले ही कर चुकी थी, 98 में ही आ चुका था, और आज 30 साल हो गए, 30 साल में चल रहा है शायद इसे, 30 साल, 26, 27, 24 साल हुआ है, इतने सालों से कंटिन्यूअस ये प्रोसेस में है। आज 1.5 लाख महिलाएं देश भर में प्रधान, जिला पंचायत, इनको इन पदों पे बैठी हुई है। अब अगर वहां पे बैठ सकती हैं तो क्या दिक्कत है कि विधायक और लोकसभा नहीं जा सकती राज्यसभा में? इसको इन्होंने राज्यसभा और उसके लिए अलग कर दिया। इस पे एक बहुत बड़ा विवाद है। कर देना, और ये जैसे अभी सबने बोला कि चीजों को अब करने की क्या जरूरत है जब चुनाव सामने है। कांग्रेस ने 2009 में जब ये जीत के आए मनमोहन सिंह, इन्होंने 1 साल बाद इसको लाया, राज्यसभा में पास करा दिया। इसी मुद्दे पे, ओबीसी मुद्दे पे, इनके अपने दल के लोग ओबीसी मुद्दे पे ही ये विवाद का विषय बन गया। इनकी प्रॉपर मेजॉरिटी थी नहीं और ये नहीं करा जी, और तब से ये लटका रहा। तो ये नया क्या, राज्यसभा में तो ऑलरेडी पास ही हो गया था। आपको अगर लाना होता तो आप अभी लाने का, सब लोग यही कह रहे हैं यहाँ पे कि आप पहले जनसंख्या, आप पहले उसका वो कराते और सेंसस कराने के बाद आप इसको प्रोसेस में जाते, मुकुल जी एक बिना गए आप सीधे ले आए। मुकुल जी, एक बात जो मुझे खटक रही है कि नारी शक्ति बंधन, ये नया विधेयक और जो यूपीए सरकार का विधेयक था, आखिर क्या डिफरेंस पाते हैं आप कि मोदी सरकार को ये लगा कि नए विधेयक की ज़रूरत है, और क्या जो पुराना विधेयक है वो इससे ज़्यादा अधूरा था? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जो मौजूदा विधेयक है वो अधूरा है। देखिए, तब उसमें ओबीसी की बात इनके विरोधी कर रहे थे, कांग्रेस तो ऐसे ही लाना चाह रही थी। लेकिन जो जेडीयू है और जो इनके साथ उस वक्त साथ में थे, लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी थी, ये सब लोगों ने इसको विरोध किया। और विरोध करने के बाद इन्होंने कहा था कि इसको ओबीसी में शामिल करना चाहिए। आप हमको तीनों, सब लोग बैठे हैं, आप सिर्फ ये बता दीजिए, कोई भी आरक्षण अगर ये लागू करते हैं तो उसमें किस वर्ग के, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, उस वर्ग में किन महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा? मेरा छोटा सा सवाल, मैं खुद आप लोगों से पूछ रहा हूं, ये वही लोग पाएंगे जो पैसे से मजबूत हैं, जिनका पार्टियों में दखल है, उनका या उनके पत्नियों का, वही लोग इसका उपयोग करेंगे। इसको निचले स्तर पर नहीं लाया जा सकता। बिल्कुल, जो सवाल है वो बने हुए हैं, लेकिन इन सवालों के बावजूद अगर कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन दे दिया है, तो मृणाल जी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर समर्थन क्यों दे दिया? आप विरोध कर सकते थे, आप वोटिंग के अगेंस्ट जा सकते थे, ओबीसी को शामिल नहीं किया गया, अधूरा बिल है। नहीं, हम सैद्धांतिक तौर पर महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के पक्षधर हैं। पिछली बार जब राज्यसभा ने बिल पास किया था तो हमारी गवर्नमेंट की हमने प्रस्तुत किया था, जो चीज हमारी बेबी है, जिस चीज को हमने बड़े शिद्दत के साथ हमारे नेताओं ने निरंतर पुश किया है, और जिसकी 73वें 74वें संविधान संशोधन में निचले स्तर पर शुरुआत हमने ही की, उसका हम विरोध कैसे कर सकते थे? ये बात ठीक है कि इस बिल में वो सारी बातें नहीं है जिसकी हम उम्मीद करते थे, अपेक्षा करते हैं और आगे जिसकी मांग करते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आम जनता में इस तरह का संदेश नहीं जाए कि इस एक बड़े बदलाव के प्रति इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी सैद्धांतिक रूप से असहमत है, इसलिए हमने इस बिल का समर्थन किया। बहुत बेहतर तो ये होता कि राज्यसभा में जो बिल था सरकार उसी को प्रस्तुत करती, क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार वो बिल लाइव है। संसदीय प्रक्रिया, लोकसभा में प्रस्तुत किया गया बिल लोकसभा के अवसान के साथ लैप्स हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में पास हुआ बिल लोकसभा के अवसान के साथ लैप्स नहीं होता। इसलिए ये सरकार चाहती तो उसी बिल को वापस प्रस्तुत कर सकती थी और उसके बाद ओबीसी आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता था, जिसमें हर वर्ग का होता और तत्काल महिलाओं को लाभ मिलता। लेकिन मुझे लगता है कि केवल बेवजह का क्रेडिट लेने के लिए और बिना कोई अधिकार महिलाओं को दिए भारतीय जनता पार्टी ने नया बिल प्रस्तुत किया है।
जी मृणाल जी, लेकिन मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ सरकार थी तो उन्होंने भी कोशिश की थी कि ओबीसी का जो कोटा है वो बढ़ाकर 27% किया जाए। ये कानूनी पचड़ में पड़ा हुआ था, इसकी क्या स्थिति है ये भी मैं आपसे समझ लेना चाहती हूँ। कोर्ट में अभी ये मसला निर्णायक तौर पे पेंडिंग है। आपको जानकारी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चोरी से गिरा दी गई, विधायकों को खरीद लिया गया और उसके पश्चात नई बनी सरकार ने हाई कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने सही तरीके से ओबीसी का पक्ष नहीं रखा। मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा आबादी ओबीसी की है। केंद्र और राज्य में ओबीसी का सरकारी नौकरियों में, डिसीजन मेकिंग बॉडीज में, जुडिशरी में, यूनिवर्सिटीज में एफ्लुएंट पोजीशंस पर कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं है जितना की आबादी का अनुपात होना चाहिए। अनुपात तो छोड़िए, उसका आधा भी नहीं है। अगर 50% आबादी है तो 25% रिप्रेजेंटेशन भी नहीं, और महिलाओं की स्थिति तो और खराब है। इसलिए हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना और जनगणना के आधार पे जो डेटा है उसके आधार पे लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। जनगणना का फायदा ये होगा कि कोर्ट केसेस नहीं होंगे, इसे चैलेंज नहीं किया पाएगा। एक डेटा होगा, डेटा के आधार पर सरकार निर्णय ले पाएगी और लोगों को उसका फायदा मिलेगा, एम्पावरमेंट बढ़ेगा। हम मध्य प्रदेश में ओबीसी को मजबूत करना चाहते हैं और इस लड़ाई, इस चुनाव में निर्णायक मुद्दा बनाया। बिल्कुल, आपने जो बात कही है, चलिए उम्मीद करते हैं कि जनता आपकी बात सुनेगी मध्य प्रदेश में। नीलम मैम, मैं आपसे समझना चाहूँगी, महिला आरक्षण विधेयक के नाम पर मुझे लगता है कि एनडीए 2 मोर्चों पर फंसती हुई नजर आ रही है। एक तो आधी आबादी को शायद उसने नाराज कर दिया है कि वो उसे आरक्षण तो दे रही है लेकिन उसको इंतजार करना पड़ सकता है, शायद ये इंतजार 5 वर्षों का भी हो। और दूसरा, ओबीसी का जो मुद्दा है वो भी अब बीजेपी के अगेंस्ट जा सकता है कि आप ओबीसी को क्यों भूल जाते, जब मोदी है, मुमकिन है तो संविधान संशोधन किस खेत की मूली है, वो भी किया जा सकता है। नीलम मैम। जी नेहा, देखिए इलेक्शंस हार्डली 6 या 7 महीने ही दूर, और इस वक्त जो है भाजपा के पास या एनडीए अगर आप उसे ग्रुप कहें तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके सहारे वे अगले इलेक्शंस में जा सकते हैं। तो ये जो स्पेशल सेशन है उसका एक हिस्सा ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा था कि ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है इससे कुछ रिपल्स आएंगी, महिलाएं उनके पक्ष भी होंगी, क्योंकि 2019 के इलेक्शन में महिलाओं ने बहुत ज्यादा बीजेपी सपोर्ट किया था। तो वो धारा में फिर से आना चाह रहे थे कि शायद 50% वोट्स है उनको अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा वोट, तो क्रेडिट लेने की जो वोट थी जो भाजपा में। लेकिन आप देखिए पिछले समय में जो मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ, हम के सड़कों पे आने पड़ा, किसी भी मुद्दे पे भाजपा ने कभी महिलाओं के पक्ष में बोलते हुए नजर नहीं आए, ना उनका कोई नेता आया, ना ही कोई उनकी नेता आई, प्रधानमंत्री तो बिल्कुल। तो जो उन्होंने डैमेज अपनी पार्टी को किया है महिलाओं के पक्ष में ना बोलकर, और कल भी आप देखिए ब्रिजभूषण जो कि रेसलर्स के अगेंस्ट था, बहुत संसद में और महिलाओं को आज तक न्याय नहीं मिला। तो इस प्रकार का अगर आप रिजर्वेशन बिल लाते भी तो कोई डेट भी फिक्स नहीं है, तो आप किस तरह से महिलाओं को अपने पक्ष में करेंगे? पहली बात तो ये। दूसरा, अगर आपको नहीं भी कर रहे, एक चीज तो ला सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है एक रिजोल्यूशन लाए और 33% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर देगी। अब जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे फ्रांस, नॉर्वे और स्वीडन, उन्होंने अपनी इंट्रा पार्टी के ये कंफर्म किया हुआ है कि आपको 30 और 40% में आपको सीट रिजर्व करनी पड़ेगी। वो एक कंडीशन होता है, तो वो तो इमीडिएटली किया जा सकता है। ऐसे कुछ नहीं लिया। फिर आप देखिए इसमें इंडिया की भी एक मजबूरी है इसको समर्थन देना इस बिल को, क्योंकि अगर वो अगेंस्ट खड़े होते हैं, कोई अमेंडमेंट करते हैं तो सारे इल्जाम उनके ऊपर आ जाएंगे, जी आपने नहीं हो। तो बीजेपी दे सकती थी, वो एक इंडिया ग्रुप ने एक अपना एक स्टेप लेके पास नहीं आ रहे। इसलिए बीजेपी जो इशू से फायदा उठाना चाहती जी वो नहीं पाएगी। मुकुल जी, मैं समझना चाहूंगी कि योगी आदित्यनाथ की जो स्टेटमेंट है बार बार प्ले की जाती है, ये वीडियो दिखाया जाता है किस तरह से उन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया था। अब ये जो नारी शक्ति बंधन की बात कही जा रही है, क्या स्ट्रैटेजी आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में सीएम की? जी, अब योगी जी के सुर बदल गए हैं और वो भी अब इसको स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को इसका पूरा क्रेडिट देते हुए, और वो उनको बधाई पूर्व उन्होंने महिलाओं को दी है कि इसके लिए हम अपने सरकार को, केंद्र सरकार और मोदी जी को स्पेशल बधाई देते हैं कि इतना इन्होंने दम दिखाया कि ये बिल पास करा दिया। अब पुराने जो इनके वायरल वीडियो है उसमें उस वक्त ये पार्टी के ही लाइन पे काम कर रहे थे और
देखिए खतरा सबसे बड़ा इसमें योगी आदित्यनाथ उतने महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण ये है कि इस विधेयक के आने के बाद होगा क्या। अगर ओबीसी को इसमें शामिल करते हैं विधेयक में, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 50 से 52% ओबीसी है, इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उस हिसाब से करीब 82 या 82 या 81 सीटें इनको देनी पड़ेगी, 91 आपको सीटें देनी पड़ेगी। 50% माने तो 50% अगर आज ये अगर शामिल करते हैं तो इनको इनके पक्ष में बीजेपी खुद नहीं है कि इतनी सीटें ओबीसी महिलाओं को दी जाए, तो कितने लोगों की सीटें काटनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो वो चीज बीजेपी के लिए अपने आप में ही सरदर्द है, जिसे कहते हैं उनकी लकड़ी ले लेना। वो चीज शायद अब सामने आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस इस चीज को कितने लंबे समय तक और कैसे उठाती है इंडिया गठबंधन। अगर ये इसको जनता के बीच में और ओबीसी समाज के बीच में ले जाने में सफल होता है, तो शायद एनडीए को बहुत गेन होगा, और उधर बीजेपी इससे कैसे बचती है वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएगी। जी, पर कहीं ना कहीं ये जो ओबीसी वाली स्ट्रैटेजी है या फिर महिला आरक्षण वाली जो स्ट्रैटेजी है, इंडिया गठबंधन फिलहाल हावी होता भी नजर आ रहा है मुकुल जी। अगर मैं आम चुनाव की बात करूं, लोकसभा चुनाव की बात करूं। बिल्कुल, अभी जो इशू उठाया है वो बीजेपी के नेता एकदम मौन है। उनको इस पे कोई, जैसे मणिपुर की घटना में प्रधानमंत्री मौन हो गए थे, आपकी रेसलर्स जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी उसमें सब पूरी पार्टी मौन थी कि जांच चल रही है, ये चल रहा है। इन लोगों को इसको बोलने पे अभी बहुत रोका जा रहा है। मेरे कई नेशनल प्रवक्ता हैं, वो मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, वो तक इस पे कुछ नहीं बोल पा रहे कि हमारा स्टैंड क्या है। अगर ये इसको ओके करते हैं, पहले तो ये लागू अभी होने वाला नहीं, पहली बात। ओबीसी को शामिल करने पे सबसे ज्यादा मशक्कत बीजेपी के अंदर ही होगी। बाकी पार्टीज इसको कैश कराती है और किस स्तर तक कैश कराती है, क्योंकि इसमें निचले स्तर पे जो ओबीसी में सबसे गरीब अगर कोई वर्ग है तो वो ओबीसी में आपका आता है अदर बैकवर्ड कास्ट में, और उनकी महिलाओं में इसका क्या फायदा मिलेगा, ये उन्हीं के लिए ये जो उठा हुआ समाज है, जो पढ़े लिखे ओबीसी है, जो पैसे से मजबूत है, जिनका पॉलिटिकल पीछे सपोर्ट है, ये पूरा वही लोग ले जाएंगे निचले स्तर से। अगर आप कहिए उठने के बाद, तो जो जहां तक मेरा अनुभव है, जब कोई आईएएस बन जाता है, कोई नेता बन जाता है, फिर वो अपने कोई भी पार्टी हो, वो उस वर्ग को छोड़ के अपने आप को ऊपर उच्च वर्ग का समझने लगते हैं। जी बिल्कुल। एक मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण की बात उठी है मुकुल जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत ही जो है महत्वपूर्ण स्टेट हो जाता है लोकसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं, तो मुस्लिम वोट तो सीधे सीधे कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन के पास जाता हुआ बताया गया है अलग अलग सर्वेक्षणों में। साथ ही साथ अगर ओबीसी में सेंध लगाने में कामयाब हो जाती है, और ये मुद्दा बहुत आगे भी जो है लगातार गर्म रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी, पूर्वांचल की अगर बात करूं या फिर पश्चिमी यूपी की बात करूं, तो बीजेपी के वोट पे सीधे सीधे सेंध मारी इंडिया गठबंधन की। देखिए, मुस्लिम की जहां तक बात है, मुस्लिम महिलाओं में उतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। मुस्लिम महिलाओं में देखिए गरीबी और जो निचले स्तर के हैं, जो हाई क्लास है थोड़ा मुस्लिम्स का, वो पॉलिटिकल महिलाओं में नहीं लागते। मैक्सिमम जो होता है, बहुत रेयर आपको मिलेंगी जो वुमेन्स मिलेंगी जो पॉलिटिकली अवेयर रहेंगी। अदरवाइज उनमें ये हम लोगों के परिवार और हिंदुओं के अपेक्षाकृत उनका थोड़ा सा कम रहता है। उस वजह से इनका चूंकि अब धीरे धीरे निकल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, मुस्लिम्स के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है जो इसमें वो डिस्कस करें कि हमारा पॉलिटिकल कैरियर होगा, हमारा ओवरऑल तो ये पॉलिटिकल ही है, तो उसमें मुस्लिम महिलाएं कितनी सक्रिय है इसमें भी देखना पड़ेगा। गिने चुने आपको पार्टी में मिलेंगी, आपको किसी भी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस में होंगी तब्दील, लेकिन वो वही होगी जो पुराने समय से जुड़ी हुई है। कोई नई बच्चा, कोई आज की डेट में यंग जनरेशन बहुत कंप्यूटर पे काफी आपको एक्टिव मिलेंगे, बट ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स पे आपको कोई मुस्लिम महिला जल्दी नीचे नहीं मिलेगी कि आपको जाके आप जिससे बात कर सकते। कुल मिला के ये मुस्लिम महिलाओं का, अच्छा ओवैसी ने इसीलिए हटा दिया, ओवैसी का यही क्वेश्चन था, 2 ही वोट थे, उन्होंने नहीं दिया। तो कुल मिला के ये कि उन्होंने विरोध प्रकट किया, और बीजेपी के तो हमारे मित्रगण कहते भी हमको 2-4% वोट मिलता है, ना मिले तो भी क्या फायदा है, हमको तो हिंदुओं का 50% तक आना है।
नहीं हम वही 37 से 50 बोलते ओबीसी हैं, जो हमको किसी शिफ्ट की होता जरूरत नहीं। नजर आ रहा है ओबीसी के मोर्चे पर। मैं मृणाल जी आपसे समझना चाहूंगी, राहुल गांधी पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाने की कोशिश की गई जब मोदी सरनेम वाला मसला सामने आया कि उन्होंने पूरे के पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान किया है, उनको चोर कहा है, माफी तक नहीं मांगी, और दोबारा से ये मुद्दा हमने सदन में देखा कि बहस के दौरान उठाया गया। लेकिन राहुल गांधी के स्टेटमेंट को, वक्तव्य को, और खासकर सोनिया गांधी के भी स्टेटमेंट के वक्तव्य को, और इंडिया गठबंधन के अलग अलग सांसदों के स्टेटमेंट को जिस तरह से राष्ट्रीय मीडिया ने भी दिखाया, स्पेस दिए, जगह दिए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ओबीसी के मुद्दे पर राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए थे या फिर जो दाग लगाने की कोशिश की थी, क्या राहुल गांधी बहुत ही चालाकी से इसको छुड़ा पाने में कामयाब होते दिख रहे हैं? मृणाल जी, मृणाल जी आप अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ओके, चलिए मृणाल जी, ये सवाल बाद में लेंगे। नीलम मैम, मैं आपसे समझना चाहूंगी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने बहुत ही चालाकी से, बल्कि देखती हूँ कि एक राजनीतिक जो रणनीति होती है दिखती है ओबीसी के मुद्दे पर, बहुत ही चालाकी से ओबीसी के मुद्दे पर जैसे घेरने की कोशिश बीजेपी ने की थी राहुल गांधी को। क्या ये दाग धुलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ने तो सीधे सीधे ओबीसी में रिजर्वेशन की बात की थी। उन्होंने तो ये भी मुद्दा उठाया था कि 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी सेक्रेटरी हैं सेंट्रल लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे, ये और बहुत उठाया था। और उन्होंने ये बताया था कि ओबीसी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, डिसीजन मेकिंग में बहुत कम जगह मिल रही है, उन्हें इतना स्पेस नहीं मिल रहा है। और यही उनका जो कास्ट सेंसस का उन्होंने इश्यू उठाया था कि जो हमने कास्ट सेंसस करवाया था, आपने वो भी डेटा रिलीज नहीं किया, और अभी तो आप नहीं करवा रहे। इवन अभी जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जो आई थी जुलाई अभी 2023 में ही, वो भी अभी तक रिलीज नहीं की गई है कि उसमें क्या है। तो जो कास्ट वाला ओबीसी का, भाजपा जो है ना रिजर्व के अगेंस्ट थोड़ा सा आ जाता है कि अमीर की, व्यापारियों की पार्टी है। इवन आप देख नहीं, सवर्णों का दबदबा है, ये भी कहा जाता है बीजेपी पे। जी, मैं एक चीज और इसे मेंशन करना चाहती हूँ कि आर्टिकल 334 के हिसाब से जो एससी एसटीज को रिजर्वेशन दी गई थी वो 70 साल के लिए दी गई थी, जिसका टाइम पीरियड जो अभी खत्म हो रहा है। तो उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस जो है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो डिजिग्नेट कर दी गई है। तो अब ये भी नहीं पता कि एससी एसटी का जो ऑलरेडी 1/3 जो मिल रहा है आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। तो जो रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन जो वुमेन के लिए कही गई है कि एससी एसटी को तो उसकी में 1/3 मिल जाएगा, वो भी उसके ऊपर करता है कि अगर वो रिजर्वेशन बना रहता है कि नहीं बना रहता, फर्स्ट थिंग। दूसरा, आप देखिए कि महिलाओं की जो भी बात हुई थी कि वो पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं है, पॉलिटिकल एजुकेशन तो जनरल्स में भी नहीं है, आप सिर्फ मुस्लिम्स में नहीं कह सकते। और दूसरा कि वो पॉलिटिकल है, वो फाइनेंशियल इतनी पीछे रह जाती है कि पॉलिटिक्स किसने इतना समय निकाला। पर ये पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी, अगर ये विधेयक लागू हो जाता है तो पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी। मृणाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक सवाल जो मैं आपसे समझने की कोशिश कर रही थी कि राहुल गांधी पर ओबीसी समुदाय का अपमान करने का आरोप बीजेपी बार बार लगाती रही है, और जब राहुल गांधी ये बात करते हैं कि सिर्फ 3 सचिव जो है 90 सचिवों में से मोदी सरकार के, वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, और सिर्फ इनके पास 5% बजट जो है कंट्रोल करने का अधिकार है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी बहुत ही चालाकी से ओबीसी के मुद्दे पर अपनी जो दाग है उसको धोने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। मृणाल जी, नहीं, राहुल जी पर ओबीसी के अपमान का कहीं कोई दाग नहीं। पहली बात तो हमें ये समझ जानी चाहिए कि किसी व्यक्ति की सकारात्मक आलोचना राजनीति में एक अनिवार्य अंग है, और प्रधानमंत्री जी को अपनी आलोचना का बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, और उसमें सकारात्मक चीजें देखकर उसके अनुरूप अपनी शासकीय प्रणाली में सुधार करना चाहिए। अगर आलोचना को लोकतंत्र में किसी वर्ग विशेष का अपमान माना जाएगा तो लोकतंत्र देश दुनिया से समाप्त है। केवल हिंदुस्तान जहाँ व्यक्ति विशेष को कभी किसी राज्य का, कभी किसी वर्ग का, कभी किसी जाति का लेकिन जो एक विस्तृत सामुदायिक चर्चा होती है इस तरह की बात की कोई, और हमारा प्रगतिशील समाज इस बात को, जो बात कही वो बहुत बात, उन्होंने प्रतिनिधित्व की बात कही, उन्होंने उदाहरण केवल एक दिया, लेकिन विशेष में आप देखें तो 30 सालों में हाई कोर्ट में और जजिस नियुक्ति भी है,
लगता है आवाज बहुत ही रुक रुक कर कट कट कर आ रही है जी। मृणाल जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, तो मैं मैं अनुरोध करती हूँ कि आप विदाउट ईयर प्लग्स जो है कनेक्ट करने की कोशिश करें। और इस बीच में नीलम मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगी। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जिस तरह से मुद्दे बदले जा रहे हैं, पिछले कुछ समय से मैं देख रही हूँ कि 1 महीने का ही अगर समय देख लिया जाए तो लगातार मुद्दे बदले जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। प्रोजेक्शन जो है अलग अलग मुद्दों की, 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूसीसी, महिला आरक्षण और इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको फ्लोट किया जा रहा है कि शायद ये आ सकता है विशेष सत्र में, शायद ये आ सकता है विशेष सत्र में। अब सिर्फ 1 दिन शेष रह गया है। विशेष सत्र क्या अगर इसी के लिए बुलाया गया था तो ये प्रभावी कर पाएगा? विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर ले, मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में होने वाले, राजस्थान में होने वाले हैं, तेलंगाना में होने वाले हैं, कितना असर कर पाएगा? जी देखिए, अगर हम भाजपा के पिछले 2 इलेक्शंस की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो साफ दिखता है कि वो इस पैनिक मोड में है। 2014 में तो करप्शन के बेस पे कैग की रिपोर्ट ने उन्हें सहारा दिया था और 2019 में जो है पुलवामा की वेव इतनी स्ट्रांग थी कि वो जीत पाए। इस वक्त भाजपा की या एनडीए के पास ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि वो कुछ कर पा रहे हो, ऐसी स्थिति में हो कि वो पूरी वेव उनके पक्ष में हो जाएगी। तो इसके लिए कुछ समय से नए नए इश्यूज को टेस्ट किया जा रहा था कि कौन सा तरह की वेव क्रिएट करता है। इसी में 1 नेशन 1 इलेक्शन भी आया, पास रिपोर्ट भी आया। इस तरह की चीजें तो जब पत्थर फेंक दिया, जब लहरें कितनी उठती हैं, तो किसी मोशन ने कोई ज्यादा काम किया। उसकी एक वजह है उससे जो ज्वलंत मुद्दे हैं हमारे देश के, महिलाओं के, बेरोजगारी के और ये दंगों के, उनको भाजपा ने किसी भी तरीके से फ्रंट फुट पे आगे डील नहीं किया। वो इश्यूज और ज्यादा बर्निंग फायर उसी पे उसको किया। तो वो जो फेलियर था वो किसी भी नए इशू से ढका नहीं जा पा रहा। तो कोशिशें की थी कि शायद इस बार बोला शायद अपने पे, लेकिन आप देखें इस बार अलग मीडिया ग्रुप जो है बहुत ज्यादा मजबूत भी हो चुका है पहले से, जो कि स्थिति पहले बिल्कुल भी नहीं थी। और दूसरा, राहुल गांधी अपना व्यक्तित्व जो है धीरे धीरे निखर रहे हैं। कांग्रेस भी फॉर्म फुटिंग पे आप कह सकते हैं। अगर आप कल का लास्ट लाइन देखें ना, राहुल गांधी ने कहा था ओबीसी रिजर्वेशन के लिए अगर आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे। बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि शायद वही उनकी सरकार जो है बनकर आ जाएगी। जी, धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस है वो राहुल गांधी में ज्यादा और नरेंद्र मोदी में थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। ये दोनों चीजें जो है स्पष्ट नजर आने लगी हैं, अलग अलग जो भी वीडियोस सामने आते रहते हैं। मुकुल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि सरकार इतनी संजीदा होती है 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए कि पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर दिया जाता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर सरकार की नीयत वाकई में, अगर ये चुनावी मुद्दा नहीं था, सरकार की नीयत थी महिला आरक्षण विधेयक को लेकर, तो एक समिति महिला आरक्षण विधेयक को लेकर ही बना दिया जाता कि संविधान संशोधन कैसे किया जा सकता है, कोटे में कोटा कैसे दिया जा सकता है, या फिर तुरंत लागू कैसे किया जा सकता है। एक समिति तो गठन की जा सकती थी, गठित हो ही सकती थी। मुकुल जी। जी, गठित का जहां आप बात कर रही है बीजेपी की, तो 2014 में महिला आरक्षण का इनका बाकायदा मैनिफेस्टो में था। अब जब मैनिफेस्टो में था तो इन्होंने क्यों नहीं किया अभी तक? अभी का ही क्यों वेट कर रहे थे? क्योंकि अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। अब पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, इन सबसे भ्रष्टाचार और महंगाई, बेसिकली अभी जो मुद्दे उठ रहे हैं वो लोगों को सबसे बड़ी बेरोजगारी और महंगाई लग रही है। जी। कहने को डाटा जो आंकड़े आते हैं वो सरकार के कुछ रहते हैं, लेकिन आप महिला एक विधेयक लाके आप इसको दूसरा नाम बदल के, जब देखिए आज की डेट में जो अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया की वजह से। जी। आज टीवी और चैनलों को कभी आप खोलिए यूट्यूब पे, उनके व्यूअर्स आपको कम मिलेंगे। बड़े चैनलों की मैं बात कर रहा हूँ, और आप जैसे चैनलों का व्यूअरशिप ज्यादा रहेगी अगर लाइव आते हैं तो, या आपके वीडियो रहते हैं। तो कुछ लोग तो लाइव भी करने लगे, उसमें अच्छा खासा व्यू रहता है। तो कुल मिला के लोग अब इस चीजों को आप छुपा नहीं सकते। आप सोचिए कि हम चंद एक जो कहा जाता है सो कॉल्ड गोदी मीडिया, गोदी मीडिया को अगर आप कुछ बाइट्स देते हैं, कुछ ये बायकॉट का, सर एक लाइन में समझना चाहूंगी, बायकॉट का कितना फर्क पड़ रहा है जनता पर? बायकॉट को दोनों तरफ से मजा ले रहे हैं।
आप ये बताइए, जी। ये बहुत बड़ा वर्ग है। जाते जाते एक वोटर सवाल मृणाल जी से मैं 35 समझना चाहूंगी। मृणाल जी, पार्टी स्तर पर आपको आरक्षण लागू करने से कौन रोक रहा है? महिला आरक्षण आप दे सकते हैं। क्या उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश में जब टिकटों का बंटवारा होगा तो आरक्षण महिलाओं को यहाँ पर पार्टी दे देगी? महिलाओं को आरक्षण देना एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है और मुझे आपके साथ ये बात शेयर करते हुए खुशी है कि हमने इस दिशा में गंभीर कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 35% से ज्यादा महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के लिए टिकट दिया। अगर परिणामों को छोड़ दिया जाए तो ये इस बात को साबित करता है महिलाओं को एम्पावर करने के लिए और राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के मध्य लिए प्रदेश पार्टी में के तौर देगी? पर हम कितनी मध्य प्रदेश में देने की तैयारी है? जी, प्रयास इस दिशा में जारी है, लेकिन मध्य प्रदेश में संगठन के स्तर पर राजनीतिक कर्मभूमि में महिलाओं को अवसर देने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ की है। निश्चित तौर पे इसका जो अगला कदम होगा वो टिकट के तौर पर प्रतिनिधित्व देना होगा। थोड़ा सा समय इसमें लग सकता है, केवल 2 महीने विधानसभा के चुनाव में है। उस स्तर का प्रतिनिधित्व तो हम संभव देश में अभी नहीं दे पाए जितना उत्तर प्रदेश में किया था, क्योंकि उसकी तैयारी काफी पहले से प्रारंभ की गई थी। लेकिन आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में भी महिलाओं को उसी तरह का प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है जिस दिशा में हम उत्तर प्रदेश में कदम बढ़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। समय समाप्त हो गया। मृणाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुकुल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और नीलम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी सार्थक चर्चा को बनाने में आप सभी की मदद रही। और उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को भी स्पष्टता आई होगी कि महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की जो बात हो रही है और जो चिंताएँ जताई जा रही है वो असल में इसलिए है क्योंकि भारत की लगभग 40% आबादी को कहा जाता है कि ओबीसी वर्ग की ये आबादी है। और उत्तर प्रदेश हो या फिर दूसरे बड़े राज्य हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर लगभग 40% से ज़्यादा तादाद जो है वो ओबीसी वर्ग का है। और इसीलिए अधिकारों की बात होती है क्योंकि अलग अलग, चाहे वो नौकरी हो या फिर कोई दूसरा पेशा हो या फिर राजनीति ही क्यों ना हो, उनका प्रतिनिधित्व अब भी बहुत ही सीमित है, जो कि चिंता की बात है। यहीं पर आपसे विदा लेना चाहेंगे और आपके फीडबैक की हमें उम्मीद है, तो आप info@justbroadcasting.com पर अवश्य फीडबैक भेजें और neha@justbroadcasting.com पर भी आप ईमेल भेज सकते हैं। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।